morning to all. Welcome in KVS RO Daily Live. मैं ए.के. सिंह आज आपके सामने ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं उनको और आगे प्रॉपर्टीज़ और इसमें क्या क्या और रिएक्शंस हैं इसको देखेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको कल कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ रिएक्शंस लिखे थे हमने, और वो रिएक्शंस आपको बोला था मैंने बैलेंस करने के लिए। जैसे एक उसमें से ये रिएक्शन है, देखिए याद करिए, P4 प्लस HNO3 concentrated gives phosphoric acid plus NO2 plus H2। सो ये कंसनट्रेटेड नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और ऑक्साइड में चेंज करता है। तो अब आप कैसे बैलेंस करेंगे? क्या सिखाया था आपको कल कि यदि हमारा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो ब्रेक होता है NO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। सो HNO3 कंसनट्रेटेड है और ये ब्रेक होगा NO2 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ये 6 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 5 6। सो बैलेंस है। हमें बनाना क्या है? H3PO4 इधर लिखिए। H3PO4 ये किस किस चीज से बनेगा? तो P4 H2 और O से बनेगा। P4 H2O नेसेंट ऑक्सीजन, इससे तो मस्ट लेना है, यही P4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड विच इज कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। तो अब आप देखो यहाँ पर 4 लिखा आपने, तो 4 करो क्योंकि 4 फास्फोरस चाहिए। 4 × 3 12 हो गया, तो 6 करना पड़ेगा आपको। अब 4 × 4 16, यहाँ पर 6 है तो कितना करना पड़ेगा आपको? 10। इसका मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट का। ब्राउन रिंग टेस्ट बेटा क्या होता है? नाइट्रेट का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, और इसमें जो नाइट्रेट आयन है यदि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया जाए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि आप फेरस यदि बना के रखेंगे तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हम उसके मैकेनिज्म में देखेंगे कि किस तरह से वो, यदि फेरिक रहता तो रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि जो नाइट्रेट है उसको NO में रिड्यूस करता है। कौन करता है? फेरस आयन करता है। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो रिंग टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि ये NO3 माइनस जो आपने प्रीलिम कर लिया है, NO2 गैस निकलने के कारण आपने महसूस किया कि क्या है? नाइट्रेट है। इसको आयरन 2+ के साथ करते हैं तो ये किस में चला जाता है? NO, और ये देखो Fe3+। तो Fe3+ तो अब बना है, यदि पहले से ही रहेगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। बैलेंस कैसे करोगे? देखो 2 और 1 का चेंज है यहाँ, और यहाँ +5 और +2 +3 का चेंज है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये देखिए बैलेंस हो गया 2H2। अब जो ये आयरन 2+ होता है एक्चुअली, जिसको हम लिखते हैं Fe2+ एक्वस, वो एक्चुअली इस फॉर्म में होता है, एक्सा कोऑर्डिनेटेड वाटर के फॉर्म में होता है। इसी को हम बोलते हैं प्लस एक्वस। प्लस NO यदि हम लेते हैं तो लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, और यहाँ पर हमारा FeO H2O5 NO2+ + H2, ये लिगैंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है हमारा, और इसके कारण यहाँ पर यही ब्राउन रिंग का फार्मूला है। तो ये जो मीटिंग लेयर्स होता है उसमें हमारा ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल P होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। White phosphorus is a translucent white waxy solid
ये जस्ट वैक्स के टाइप का दिखता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे सोडियम को पैराफिन वैक्स या केरोसिन में रखते हैं, ठीक इसी तरह से फास्फोरस को वहाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो इसलिए इसको वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। डार्क में जब रखेंगे आपको तो ये ग्लो करने लग जाता है, जिसको केमिल्यूसेंस कहते हैं। और क्यों ग्लो करता है? तो फास्फोरस ऑक्साइड बना देता है और ये ग्लो कर जाता है। वाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल देन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, क्योंकि फास्फोरस P4 जो है ये एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर देखो एंगल 60 डिग्री, तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। बेटा एक बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी होता है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा डेविएशन होने पर मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाता है, और जितना ज़्यादा डेविएशन होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेन के कारण जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये ओपन होता है। लेकिन जब आप रेड फास्फोरस लोगे तो रेड फास्फोरस कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। बहुत दिनों तक हीट करके तब जा करके हम बनाते हैं इसमें रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस नॉन पॉइजनस भी होता है, ये भी इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन इसमें क्या देखोगे कि एक टेट्राहेड्रल दूसरी टेट्राहेड्रल से काफ़ी कई यूनिट्स जुड़ते हैं, इसलिए पॉलीमेरिक यूनिट्स बन जाता है ये। ठीक है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल यूनिट दूसरे टेट्राहेड्रल यूनिट से जुड़ता रहता है ऐसे करके। इस तरह से। ठीक है, तो ये एक लंबा चेन बन जाता है और लेस रिएक्टिव होता है। और इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क, ये डार्क में ग्लो नहीं करता है, कोई केमिल्यूसेंस नहीं देता है। ब्लैक फास्फोरस हैज टू फॉर्म्स, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड इन ए सेल ट्यूब। ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड when red phosphorus is heated and beta black phosphorus is prepared by heating white phosphorus under high pressure। तो इस तरह से बनाते हैं। तो फास्फोरस के तीन फॉर्म हो गए, एक वाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस और एक ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक के दो फॉर्म था, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉस्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड पर वाटर डाल करके और कैल्शियम फॉस्फाइड पर डाइल्यूट HCl डाल करके। लेबोरेटरी मेथड भी आपने देखा कि यदि हम वाइट फास्फोरस को कंसनट्रेटेड NaOH के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो हमें मिलता है फॉस्फीन। और ये रिएक्शन याद रखिएगा क्योंकि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। फॉस्फीन की प्रॉपर्टी जो देखेंगे कि व्हेन इट इज़ प्योर इट इज़ नॉन इनफ्लेमेबल, but in impure form it contains some P4 vapors, phosphorus vapors and P2H4। इसके कारण ये फ्लेमेबल हो जाता है। तो यदि आपको इसको प्यूरिफाई करना है तो क्या करते हैं कि PH3 is absorbed in HI, तो क्या बना देगा PH4I phosphonium iodide, and when it is treated with KOH, तो जैसे आपने कल देखा था कि जब हम अमोनियम के किसी सॉल्ट को यदि बेस से ट्रीट करते थे तो क्या निकलता था बेटा? अमोनिया गैस। तो यहाँ क्या निकलेगा? फॉस्फीन निकलेगा। और इस तरह से आप इसमें देखेंगे प्योर हो जाएगा, तो प्योर कर सकते हैं इसको। इट इज स्लाइटली soluble in water and the solution of PH3 in water decomposes to give red phosphorus and हाइड्रोजन गैस। ये डिकम्पोज हो जाता है। बट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स ऑब्टेन्ड। जैसे आपने फॉस्फाइड पर वाटर और HCl डाल करके फॉस्फीन बनाया,
फॉस्फीन उसी तरह से उस फॉस्फाइड को बैक कर देता है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट PH3 से करेंगे तो इसका फॉस्फाइड क्या बनेगा, कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2, और ये क्या बना H2SO4। तो 3 करेंगे आप नहीं, और 2 सो 3H2SO। ठीक इसी तरह से बेटा मरकरी क्लोराइड PH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Hg3P2, मरकरी फॉस्फाइड और HC 2PH3 तो 6Hc। ये तो इस तरह से आपको ये बैक भी मिल सकता है। ये कोई आपको पूछता है कि हाउ कैन यू प्रूव PH3 इज ए बेस, तो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HBr it gives phosphonium bromide, and it reacts with HI it gives phosphonium iodide। इस तरह से इसका यूज। एक हम लोग बेटा इसका यूज होल्म्स सिग्नल में करते हैं। होल्म्स सिग्नल क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि आप जब हम आकाश की तरफ देखते हैं प्लेन, जैसे बचपन में हम भी यही सोचते थे कि पायलट को जहाँ मन होता होगा वहाँ अपनी प्लेन को ले जाएगा और उड़ा देता होगा, उसको तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, उसको तो कोई ट्रांसपोर्ट का रूल, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना है। लेकिन बेटा उसको सारा चीज़ फॉलो करना होता है, नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठे होते हैं, वही रूट डिसाइड करते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखते हो कि समुद्र बहुत बड़ा है और आपको लगता होगा कि शिप के जो पायलट हैं, जो कप्तान हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ ले जाए, नहीं, उनको भी एक रूट फिक्स किया जाता है कि इस रूट में आप चलेंगे, या वहाँ पर कोई खतरा है, डेंजर है, इस तरह के लिए सिग्नल देने के लिए क्या करते हैं कि एक कंटेनर में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड, ये दोनों ही चीज़, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको लेकर के दोनों के मिक्सचर को एक कंटेनर में डाल करके उसमें होल्स बना देते हैं। होल्स बनाने से क्या होता है, जो बेटा वाटर जाता है तो ये कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलता है और इससे फॉस्फीन निकलता है। मतलब इससे कौन सा गैस निकलेगा, एसिटिलीन, और इससे निकलेगा फॉस्फीन। ये दोनों गैस जल जाते हैं और जल करके बहुत तेज लपट देते हैं, जिसके कारण वो दूर से ही जो शिप के कप्तान हैं, जहाज के कप्तान, उसको देख लेता है वो और पता लग जाता है कि इस रूट से हमें नहीं निकलना है। तो ये सिग्नल को काम करता है। और स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए भी कभी कभी हम PH3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉस्फोरस के हैलाइड में। दो तरह का हैलाइड बनता है, PX3 एंड PX5। यहाँ पर X का वैल्यू होगा FCl Br(I), और यहाँ पर X का वैल्यू है FCl Br। I नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि Pi5 अनस्टेबल होता है। तो दो के बारे में इन डिटेल्स थोड़ा पढ़ना है हमको, एक फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड और एक फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 is obtained by passing dry chlorine in limited amount on white phosphorus। तो P4 plus 6Cl2 gives 4PCl। इस तरह से हम बना सकते हैं लिमिटेड सप्लाई। और एक बेटा थायोनील क्लोराइड से भी बनाते हैं, P4 plus Cl2 gives 4PCl3 plus SO2 plus H2Cl2। ये इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो दो तरीका हो गया कि एक लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन डालते हैं तो PCl3 बनता है, एक थायोनील क्लोराइड से करते हैं तो PCl3 बनता है। इट इज ए कलरलेस वाइली लिक्विड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट गिव्स वाइट फिल्म्स। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि PCl3 को जब मॉइस्चर में लाते हैं तो वाइट फिल्म्स मिलता है। किस चीज़ का वाइट फिल्म्स है? तो HCl का वाइट फिल्म्स है। ये जैसे ही हाइड्रोलाइज होगा तो और मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके क्या बना देगा, HC। ठीक है, तो इस तरह से ये तो ये डिस्प्रो
HCl का, व्हाइट फिल्म CC का आता है। इसमें आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इसके कारण ये पिरामिडल हमारा शेप होता है, टेट्राहेड्रल इसका आप कह सकते हैं ज्योमेट्री, लेकिन शेप कैसा है, एक पिरामिडल है। ठीक, ये एसिड के OH को रिप्लेस कर देता है Cl से और अल्कोहल P। तो यदि हम देखें रिएक्शन, जैसे एसिटिक एसिड लिया PCl3, तो ये एसिड का क्लोराइड बन गया एसिटाइल क्लोराइड, और ये ठीक इसी तरह से यदि इथेनॉल है तो इथाइल क्लोराइड बन जाए। तो Cl को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसका प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग कि यदि हम एक्सेस क्लोरीन ले लें व्हाइट फॉस्फोरस पर तो बन जाता है हमारा PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। P4 plus 10Cl2 gives 4PCl5। और एक सल्फ्यूराइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं, P4 plus 10SO2 Cl2 gives 4PCl5 plus 10SO2। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड से भी और इससे भी बना सकते हैं PCl5। PCl5 एक येलोइश वाइट पाउडर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब मॉइस्ट में ले जाएंगे तो ये भी वाइट फिल्म्स देता है HCl का। तो PCl5 plus water gives POCl3 और प्लस HCl, इस तरह से। तो ये मॉइस्चर के साथ आपका वाइट फिल्म्स दे रहा है HCl का। यदि POCl3 को फर्दर हाइड्रोलाइज कर दें तो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या फर्क है कि इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में ये स्ट्रक्चर होता है इसका। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दो तरह के एंगल हैं, 90 डिग्री और इधर देखते हो 120 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये तीन बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली लार्जर, ये 240 पिकोमीटर का होता है और ये 202 पिकोमीटर का होता है। तो जब भी PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो यही दोनों क्लोरीन पहले रिएक्ट कर जाता है और ये बाद में रिएक्ट करता है। कई रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ POCl3 बना के रह जाता है। तो यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर ऑल PCl5 bonds in PCl5 are equivalent, तो आंसर देंगे नो, there are 2 axial bonds are slightly longer than 3 equatorial bonds. This is due to the axial bond pair suffers more repulsion, इसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है, इसके कारण इनके बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो इंथैल्पी कम हो जाएगा, तो वो जल्दी आपका रिएक्ट होगा। तो ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि ये देखो आपके पास PCl5 ये, तो यहाँ पर sp3d
ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या करता है कि क्लोराइड आयन डोनर बन जाता है एक स्पेसीज, तो ये क्या बचा PCl4 प्लस, और ये एक्सेप्टर होगा तो ये क्या हो गया PCl6 माइनस। तो सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3 और इसका sp3d2। तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट और ऑक्टाहेड्रल यूनिट। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि PCl4 प्लस PCl, लेकिन लिक्विड और गैसियस स्टेट में इसकी ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लॉन पेयर इसके पास नहीं है। ये भी अल्कोहल्स और एसिड से जो रिएक्शन करता है, इसमें 2 Cl पहले पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जैसे ये देखिए PCl5 लिया आपने, तो एक पार्ट Cl, ये वाला Cl, फिर POCl3 और प्लस HCl। ठीक इसी तरह से यदि इथेनॉल लिया तो CH3 CH2 Cl POCl3 प्लस HCl, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी यदि कोई पूछता है व्हाई डज PCl5 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, बिकॉज PCl5 इज हाइड्रोलाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नाउ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था आपको कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। ऑक्सो एसिड का मतलब है कि डबल बॉन्ड O के साथ एक OH लगा होना चाहिए। ये ऑक्सो एसिड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स। तो आप देखेंगे कि वेरियस ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस का बनता है, तो इसके आधार पर आप इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तय करते हैं, आप इसकी जो मोनोबेसिक या डाइबेसिक या ट्राइबेसिक है वो डिसाइड करते हैं। तो ये सब आप स्ट्रक्चर के नॉलेज से ही कर पाओगे। तो बेटा हर हमेशा, और कुछ टर्मिनोलॉजी का भी मैं बताता हूँ कि कब पायरो वर्ड यूज होता है, कब अस होता है, कब इक होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि जब बेटा अस होगा, जैसे कोई बोला फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, तो अस इसमें लगा हुआ है, तो इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगा +3, तो H3PO3। और यदि हमको कोई बोलता है फॉस्फोरिक, तो यहाँ पर H3PO4 है +5, तो हाइयर वैलेंसी में इक लगता है, लोअर में अस लगता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है। अब यदि वर्ड बेटा किसी ने बोल दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका मतलब कि 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन द फॉस्फोरस एसिड। हाइपो का मतलब 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन द फॉस्फोरस। तो हाइपो यदि बोला, हाइपो फॉस्फोरस, इसको फॉस्फेनिक भी बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, तो 1 ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है, H3PO2। और पायरो वर्ड कब यूज होता है? पायरो वर्ड तब यूज होता है जब आप देखोगे कि 2 एटम मिला करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया जाए। मतलब 2 मॉलिक्यूल, जैसे 2 फॉस्फोरिक एसिड मिलाएं और उससे एक वाटर निकाल लें, 2 फॉस्फोरस एसिड मिलाएं उससे एक वाटर निकाल लें, तो एक POP का एक लिंक होता है उसमें, उसको बोलते हैं पायरो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका फार्मूला क्या है, H4P2O7, क्योंकि 2 मिलाएंगे एक वाटर निकाल देंगे। अब कोई हमको बोलता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो सबसे पहले काम क्या करना है बेटा कि एक ये बनाओ, P डबल बॉन्ड हो, एक OH करो। देखो दोनों ऑक्सीजन आपका कंज्यूम हो गया, इसका मतलब अब जो 3 हाइड्रोजन था, ये 2 हाइड्रोजन नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस pH के कारण इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन इसकी बेसिसिटी नहीं बनेगी। बेसिसिटी क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। कोई यदि n फैक्टर पूछेगा इस एसिड का, तो क्या बोलेंगे हम 1। इक्विवेलेंट वेट में इसका जो मोलर मास होगा डिवाइड बाय 1,
लेकिन यहाँ पर देखो P डबल बॉन्ड O OH OH, अब तीनों ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया, एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो डाइबेसिक एसिड है। देख रहे हैं 2 OH है, तो बेटा जितना नंबर ऑफ OH हो जाए वहीं से H निकलेगा आपको, और याद रखिएगा वही बेसिसिटी है, तो ये डाइबेसिक हो गया। और ये मोनोबेसिक हो गया, और ये ट्राइबेसिक हो गया। देख रहे हो? तो इस तरह से ट्राइबेसिक मतलब 3 OH, ये देखिए, ये देखिए ऑल आर रिप्लेसेबल है, ट्राइबेसिक। तो इस तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं। जब पायरो होगा बेटा, तो पायरो में क्या करना है आपको, 2 यूनिट अटैच करना, तो एक वाटर निकल गया और यहां इससे 1 यूनिट जुड़ गया। ये देखो, ये टेट्राबेसिक है, 1 2 3 4 टेट्राबेसिक। तो यदि हमको रिड्यूसिंग में कोई पूछ ले तो देखो ये सबसे लिस्ट होगा, क्योंकि कोई पीएच बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पर 1 पीएच बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पीएच बॉन्ड है। तो इस तरह से आप कई तरह का क्वेश्चंस हो सकता है यदि हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो। अब आप देखो कि जो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है वो कैसे बनता है। तो अब जो में ये ध्यान रखना आपको, एक P डबल बॉन्ड O एक OH, ये तो मस्ट होता है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेटा 2 तरह का होता है, एक साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल थ्राइस, और एक होता है पॉली मेटाफॉस्फोरिक, तब N आ जाएगा। इसको बनाने का तरीका है कि ये देखिए PO ठीक है। अब यहां पर आपने कंडीशन वही पूरा करना है ऑक्जो का। ये देखो, ये देखो, तो ये कंडीशन आपको पूरा करना है। ऑक्जो एसिड कब होगा, जब डबल बॉन्ड हो, ऑक्जो ग्रुप और OH वहीं पे लगा होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और यदि हमको कोई पॉली का पूछे, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो HPO3N, N लिया। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, PO ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से N का देख लीजिए, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से हमने ग्रुप 15 के अंदर ये सारा चीज़ पढ़ा है हमने। और एक स्ट्रक्चर जो बेटा बनाने के लिए आता है उसमें ये मस्ट होता है, ये स्ट्रक्चर आ सकता है, इसको रिकॉल करेंगे, देखेंगे, ठीक है, और असाइनमेंट देख लीजिएगा उसमें से।